अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा, ये लाइट हो सकता है थोड़ी आपको कम नजर आए क्योंकि लाइट अभी गई हुई है, तो यूपीएस से बस थोड़ा बहुत जो निज़ाम चलता है तो वही चल रहा है। तो ये है कि चलें, लाइट आ गई तो और ज्यादा लाइट अच्छी हो जाएगी। तो इसमें बच्चों, कोर्स स्टार्ट करने से पहले ना, तो कहते हैं कोई भी काम करना हो तो उसमें ना पहले डायरेक्शन बहुत जरूरी है। तो मैंने इनके ये प्रिंट निकाल के लाया था। पहला तो हर पेज ऐसे ही है, दूसरा भी ये गाइडलाइन टाइप ही है, इसमें भी खास कुछ नहीं है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, ये भी ऐसे ही है जी, ये भी ऐसे ही है। यहाँ से आगे। अच्छा, प्रैक्टिकल में है इतना कुछ नहीं है, ठीक है। मैं आपको चीजें प्रोवाइड करूंगा तो इंशाल्लाह बड़ी बेहतरीन आपकी तैयारी होगी, कोई हमें टेंशन परेशानी नहीं है। देखिए, इसमें ना ये सॉफ्ट कॉपी के अंदर ना मैंने ऑलरेडी आपको ये भेजा हुआ है, ठीक है। ये आपको यहाँ से भी नजर आ रहा होगा, आप सॉफ्ट कॉपी से भी अपनी देख सकते हैं। देखिए, टोटल आपके पास जो एक्सपेरिमेंट है ना, उसमें तीन कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है टाइट्रेशन की। जी आदि बेटा। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि कुछ प्रैक्टिकल्स ऐसे भी हैं जो ना थ्योरी में भी लिखे हुए हैं कि समेटिव और पीबीए, तो वो भी कराएंगे आप या वो हमने करने हैं? अब वो नहीं, उसकी जो है ना, उसमें ये है कि मैंने उनको देखा था ना, तो वो मैंने बोर्ड से भी कंफर्म किया था। वो कह रहे हैं कि वो पुराना जो सिलेबस था वो एफएससी के लिए सिलेबस चल रहा है। लेकिन ये है कि अभी जो ये जो कोर्स आउटलाइन आई है ना, इसके अकॉर्डिंग आपने प्रैक्टिकल करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। मतलब ये जो कोर्स आउटलाइन आई है तो बस इसी के अकॉर्डिंग आपने प्रैक्टिकल करना है। अच्छा, देखें इसमें, ये वैसे सॉफ्ट कॉपी में भी आप अपने उसमें देख सकते हैं, ये टाइट्रेशन है। टाइट्रेशन क्या होती है, इंशाल्लाह डिटेल के अंदर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हम जब डिस्कशन करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल कितने आसान है और हम कितना इजीली इसको कर लेंगे, ठीक है। टाइट्रेशन के आपके सिलेबस में पहला प्रैक्टिकल है, डिटरमाइन द एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड वॉल्यूम ऑफ दिस एसिड required to prepare 500 ml of 0.02 molar acid by volumetric method। पहला एक्सपेरिमेंट आज हम यही करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर गिवन सॉल्यूशन है 6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है, परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है। तीसरा वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, ऑक्सैलिक एसिड में कितने मॉलिक्यूल वाटर के हैं। ये तीन प्रैक्टिकल टाइट्रेशन के। फिर उसके बाद, और ये बल्कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। इसमें एक ना आपको एसिड नजर आएगा और एक बेस नजर आएगा। अच्छा दाऊद, इंपॉर्टेंट क्या देखने, टोटल छह ये है, साल्ट एनालिसिस है, और फिर आगे ना वो माइनर के हैं, तो वो माइनर के तो एफएससी से है। तो ये मुश्किल नहीं है, मतलब मैं आपको कराऊंगा ना इस मेथड से कराऊंगा कि ये आपको सारे ही हो जाएंगे। मतलब आप कहें कि जब हम 12, 10, 12, 15 दिन जितनी भी क्लासेस हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ ना, उसके बाद ना आप घर में 4 घंटे बैठे ना आराम सुकून से, तो इनशाला ये सारे आप खुद ही तैयार कर लेंगे, वो टेंशन परेशानी नहीं है। क्योंकि जो प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, इसमें टेक्निक सिखाई जाती है कि कैसा प्रैक्टिकल आएगा और आपने कैसे करना है। जब हम ये करेंगे ना टाइट्रेशन के 5-6 प्रैक्टिकल, तो आपको टाइट्रेशन कहीं से भी उठा के दे देना, आप खुद उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो उसमें कोई इशू नहीं है, हम सारे करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो जब आपका प्रैक्टिकल होगा ना तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि इनको ज्यादा फोकस करें। अभी इंशाल्लाह हम सारे करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट, ये तीन जो हैं, 4, 5 और 6, ये भी टाइट्रेशन है, ठीक है। और इसमें ना जो 4 और 5 है ना, स्टैंडर्डाइज गिवन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, ये रिडॉक्स टाइट्रेशन है, ठीक है, रिडॉक्स टाइट्रेशन। और उसके बाद ना एक और हमारे पास जो लास्ट पे है, ये जो हमारे पास नंबर 6 पे है, एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है, इसको कहते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन।
आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। देखिए आयोडोमेट्रिक क्यों होती है, इसमें ना आयोडीन का एनालिसिस होता है, उसके हिसाब से ना इसको आयोडोमेट्रिक कहते हैं। और फिर ये दो जो है ना रिडॉक्स टाइट्रेशन, रिडॉक्स आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा चैप्टर पढ़ा, अब साल का एंड है आपको आता है कि जिसमें एक चीज ना ऑक्सीडाइज होती है, दूसरी रिड्यूस होती है, तो वो रिडॉक्स वाला प्रैक्टिकल है। और हैं ये पहले 6 प्रैक्टिकल ना टाइट्रेशन वाले ही हैं। क्लियर बेटा, ये जब मैं यहाँ पे लिखूंगा ना तो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। ये आपके पास ना एक फाइल होगी जो कल परसों मैंने सेंड की थी, उस फाइल में आप देखें ना तो ये वो वाली मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी में निकाल लेना। ये अगर कहते हैं तो मैं फिर एक बार भेज देता हूँ। जो मैं लिखूंगा ना वो आपको सही नजर आ जाएगा। और ये इंटरनेट आपने ना बेहतर करना है अपना। ठीक है, ये मैं एक बार फिर से भेज देता हूँ ताकि ना इसको आपने देख लेना है। ये इसको ओपन कर लें। उसके बाद स्टूडेंट ये जो एक्सपेरिमेंट नंबर 7 और 8 लिखा हुआ है ना, ठीक है, उसी फाइल में से आपने देखना है। ये साल्ट एनालिसिस है, यानी साल्ट में ना देखें जिस तरह NaCl है ना, NaCl में दो पार्ट हैं, एक Na पॉजिटिव है, दूसरा Cl नेगेटिव है। जब आपने इसमें देखते हैं ना ये साल्ट है, साल्ट में बच्चों दो पार्ट होते हैं। मैं कहता हूँ NaCl कैसे बना। हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, और इसका रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये अभी तक हमने प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं किया, ना ही अपना सिलेबस स्टार्ट किया। ये वैसे जनरल थोड़ा सा ना आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। और इसके अलावा ना प्रैक्टिकल तो परफॉर्म तो नहीं करना है, पढ़ना क्या क्या है और फिर पेपर पैटर्न कैसा होगा, कैसे क्वेश्चन आपको आएंगे। बाकी ये है कि जब हम वन बाय वन सारे डिस्कस करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। NaCl एसिड बेस है, ये बन जाएगा NaCl एंड वाटर। सबने ये क्वेश्चन किया होगा। अब देखें ये साल्ट है सोडियम क्लोराइड, एसिड में से क्लोराइड आया है, ठीक है, NaCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। बेस में से सोडियम आया है, ठीक है। किसी साल्ट का वो पार्ट जो किसी बेस में से आता है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल। ठीक है, साल्ट का वो पार्ट जो कहाँ से आता है, किसी बेस से आता है, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, बेसिक रेडिकल का नाम देते हैं। और साल्ट का वो पार्ट जो किसी एसिड से आता है ना, उसको स्टूडेंट बोलते हैं एसिड रेडिकल। देखिए कोई भी साल्ट है ना वो एसिड और बेस के रिएक्शन से ही बनता है। एसिड और बेस जब भी रिएक्शन करते हैं वो साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो साल्ट के अंदर दो रेडिकल्स होते हैं। ये हम दोबारा, जी जी बेटा, ये तो अभी तो वैसे ही हम कह रहे हैं ना कि ये तो एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, ये तो 1% भी हम नहीं पढ़ रहे ना, अभी तो एक्सपेरिमेंट हमने स्टार्ट ही नहीं किया, हम स्टार्ट करेंगे टाइट्रेशन से। ये वैसे आपको ना बता रहा हूँ कि सिलेबस के अंदर आपने क्या क्या पढ़ना है। साल्ट एनालिसिस जो है ना, ये सबसे डिफिकल्ट पोर्शन है और इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा हमारा। टाइट्रेशन में तो इतना टाइम नहीं लगेगा, 2-3 दिनों में टाइट्रेशन हो जाएगी। साल्ट एनालिसिस ना ये बड़ी कंसेप्चुअल चीज है, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो FSC की वैसे ही जनरल सी बात है ना। 9-10 के अंदर आपने एसिड बेस रेडिकल पढ़ा, जहां पे इनकी डिटेक्शन है वो तो बड़े एडवांस लेवल की है, वो तो पढ़ेंगे अभी हम। और साल्ट का जो नेगेटिव पार्ट है वो एसिड से आ रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, एसिड रेडिकल। ये हैं जी कुछ बेसिक रेडिकल, जिसके अंदर ना बल्कि आपके पास नेगेटिव वाले हैं। और नेगेटिव वाले ना ये सारे एसिड से ही आते हैं। तो ये एसिड रेडिकल्स हैं जिनके अंदर ना सल्फेट है। ये SO4-2 है, जिस तरह सल्फ्यूरिक एसिड से आता है, ठीक है, वो मिसप्रिंट हुआ है। ये SO3-2 है। ठीक है, ये पहला जो है ना ये SO4-2 है, दूसरा SO3-2 है, ठीक है। तीसरा क्लोराइड का आइन है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है और नाइट्रेट, ये इन सब के ऊपर -1 चार्ज है, ठीक है। ये एसिड रेडिकल है। इनकी डिटेक्शन कैसे होती है, ये एक एक रेडिकल के आगे ना पूरा पूरा पेज हमें लिखना पड़ेगा, वो मैंने नोट्स भेजे हैं, आप चेक करें, काफी चीजें हैं इसमें। फिर ये बेसिक रेडिकल हैं,
ये हम सारे देखेंगे कि ये कैसे डिटेक्ट होते हैं साल्ट के अंदर। तो ये साल्ट एनालिसिस का जो डिफिकल्ट पोर्शन भी है और सबसे लंबा भी है, 1 2 3 4 5 6 7 एसिड रेडिकल हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बेसिक रेडिकल, ये सारे हम करेंगे। ठीक है। और जब हम करेंगे तो जो नोट्स मैंने बनाए तो ये सारे एसएलओ हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है। तो पहला टाइट्रेशन हो गया। दूसरा क्या हो गया? साल्ट एनालिसिस। ठीक है। नंबर 2 जो है वो है साल्ट एनालिसिस, यानी एक साल्ट है, हमने उसमें बताना है कि कौन सा एसिड रेडिकल है और कौन सा बेस रेडिकल है। यानी ये एक साल्ट है K2SO4। तो इसमें एसिड रेडिकल कौन सा है, बेस कौन सा है? पहले पहले तो खाली ये बड़ा मुश्किल होता था। लैब के अंदर साल्ट देते थे, खुद ही बच्चे बताते थे कौन सा एसिड रेडिकल है, बेस है, तो वो बड़ा डिफिकल्ट होता था। अच्छा, ये सबको क्लियर नजर नहीं आ रहा या मोइम को थोड़ा को प्रॉब्लम है? बाकियों को नजर आ रहा है, गुजारा हो रहा है, या कोई गड़बड़ है काम? क्लियर है। मोइमन बेटा, इसमें ना इशू तो आ सकता है मेरी साइड से भी। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इंटरनेट ना पाकिस्तान में अल्लाह अल्लाह ही के सुपुर्द है। तो मैंने वैसे ना डिवाइसें जो लगाई है, मेरा इंटरनेट ना 40 MB का है। ये भी गड़बड़ हो जाता है कभी कभार, ये नहीं है कि बिल्कुल ठीक चलता है। फिर मैंने ना सिर्फ एक तो घर में यूपीएस लगा हुआ है, दूसरा मैंने इस वाईफाई के लिए अलग से एक यूपीएस लगाया हुआ है। इतना मोटा यूपीएस लगाया है, वो 8 घंटे का बैकअप देता है। तो अब ये है कि वो मेरे हाल में ना आपकी इंटरनेट स्पीड का थोड़ा इशू है ना, मैं क्लास के बाद ना आपको गाइड करूंगा ना। जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना वो बिल्कुल क्लियर होगी, आपको जब रिकॉर्डिंग मिलेगी बिल्कुल बेहतरीन होगी। तो क्लास के बाद ना मैं आपको बताऊंगा, आपने इंटरनेट प्रोवाइडर से बात करनी है, थोड़ा स्पीड आपने इंक्रीज करनी है, तो फिर ये इशू नहीं आएगा। तो देखें, ये साल्ट है, इसमें एसिड और बेस रेडिकल ये आपने आइडेंटिफाई करना होता है। अब 6 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, वो आता है आपके टाइट्रेशन में से। 6 नंबर का पहले इसमें से आता है, ये जो पार्ट है, ये 3 जो एक्सपेरिमेंट है ना, इनमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये क्या हो गया जी? देखा, लाइट फिर चली। जी जी, कोई मसला नहीं, वाईफाई चलेगा हमारा। लाइट बंद हो जाए, हमने बैकअप बड़े रखे हुए, गुजारा चलाएंगे इंशाल्लाह। ये लाइट का आज कुछ ज्यादा इशू है, बारिश वगैरह हुई है ना, इस वजह से शायद। अच्छा, अब ये टाइट्रेशन जो है ना, एसिड बेस के जो पहले 3 प्रैक्टिकल हैं, इसमें से ना 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है। और उसके बाद ना ये जो 3 प्रैक्टिकल्स हैं, सेकंड जो है टाइट्रेशन वाले, तो इसमें से भी ना 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है। ये 3 प्रैक्टिकल हैं। यानी पहले जो 6 प्रैक्टिकल है ना, इसमें से 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। कभी कभार ये होता है, पिछले से पिछले साल आई थिंक, वो ये हुआ था कि उसने ना इन्हीं एक इधर से दे दिया था और एक यहाँ से। यानी आप यूं कह लें कि पहले जो 6 प्रैक्टिकल है ना, इन 6 प्रैक्टिकल में से आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ये भी हम पेपर पैटर्न एक डिस्कस करेंगे, उसमें भी आपको आइडिया हो जाएगा। फिर उसके बाद ना 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये साल्ट एनालिसिस में से आएगा। ये कंफर्म आएंगे, मतलब ये ना इसमें, क्योंकि ये कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा कोई बुक्स करनी है। ये एक एसएलओज हैं, आउटलाइन है, बस आपने इसको याद रखना है, इसको डिस्कस करना है। ठीक है। तो 6 मार्क्स का पहले 3 में से, 6 का आखिरी 3 में से। उसके बाद ना आपके पास ये जो साल्ट एनालिसिस है, 6 मार्क्स यहाँ से आएंगे। यानी जो आपका सेक्शन ए है ना, उसके 18 नंबर हैं, और ये 6 × 3। ठीक है। 18 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा। फिर उसके बाद ये करने के बाद, ये जब हम सारे कर लेंगे, तो फिर ना आगे माइनर वाले प्रैक्टिकल्स हैं। माइनर वाले प्रैक्टिकल्स को ना मैं कभी भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता। उसकी वजह ये है कि ये ना एफएससी की चीजें हैं। यानी जिसने एफएससी का सिलेबस किया हुआ है ना, तो आप कहें कि उसको माइनर वाले ना सारे प्रैक्टिकल आते होंगे। कैसे? जिस तरह ये एक है, प्रिपेयर आइडोफॉर्म बाय यूजिंग इथेनॉल। ये आप लोग सॉफ्ट कॉपी से देख लें, बहुत छोटा लिखा हुआ है। आइडोफॉर्म की प्रिपरेशन आपने ना एफएससी में पढ़ा हुआ है।
ठीक है। फिर एल्डिहाइड कीटोन को आइडेंटिफाई करना है, ये भी एफएससी में पढ़ा हुआ है। और उसके बाद ना एल्डिहाइड कीटोन के बाद फिर आगे नेक्स्ट जो है परफॉर्म एन ऑर्गेनिक एनालिसिस है। ये भी आपने पढ़ा हुआ है। फिनोल जो है ना, आपने फिनोल का फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन ये भी आपने पढ़ी हुई है। ठीक है। उसके बाद ना एस्टिमेट अमाउंट ऑफ बेरियम, ठीक है, ये आपने नहीं पढ़ा हुआ, ये अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इन्वेस्टिगेटिंग रेट ऑफ रिएक्शन मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ गैस, तो ये भी हम पढ़ेंगे। तो पर ये जो आपके ना है ना प्रैक्टिकल 40% जो लिखा हुआ है 12 मार्क्स, इसमें ना ये होता है कि आपके पास ना ये होता है सेक्शन बी। और सेक्शन बी के अंदर स्टूडेंट 3 क्वेश्चन होते हैं 4 4 मार्क्स के। टोटल ना इसमें से 12 मार्क्स होते हैं। ठीक है, यानी 18 पहले थे, 12 ये हो गए, तो ये हो गया 30 आपके ना टोटल मार्क्स हो गए। तो माइनर के जो प्रैक्टिकल्स हैं, ये मेरे ख्याल में ना आधे पौने घंटे में या घंटा लगा लें, 1.5 घंटा लगा लें, आराम सुकून से हो जाते हैं। वैसे अभी आपने एफएससी तो तैयार करनी है, तो जाहिर है ये आईटू फॉर्म वगैरह तो दूसरा तीसरा वैसे ही हो जाएंगे। तो ये भी साथ ना आपका इजीली हो जाएगा। उसके बाद ये एक जनरल ओवरव्यू आप खुद भी देख सकते थे, लेकिन मैं कहा चले मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ ताकि बच्चों के माइंड में ना कोर्स के हवाले से कोई प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है। उसके बाद ना फिर ये पेपर पैटर्न है, ये भी मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये साल्ट एनालिसिस में से उसने दिया हुआ है। फिर उसके बाद ना ये सारा इसी में से ही है। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये टाइट्रेशन में से है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी टाइट्रेशन में से है। तो 6 6 नंबर के 18 नंबर इनके हो गए। और ये माइनर के 1 2, ये बल्कि 1 2 और नहीं, ये तीसरा मेरे ख्याल में आगे होगा। और ये तीसरा है। ठीक है, ये माइनर के 3 प्रैक्टिकल है 4 4 नंबर के। तो टोटल ना इनके 12 मार्क्स है। ठीक है। तो ये पेपर भी हम जाहिर है जब मैं आपसे टेस्ट वगैरह कंडक्ट करूंगा, तो जाहिर है ये पेपर भी सारे हम डिस्कस करेंगे। तो ये जनरल चीजें थी। तो स्टूडेंट आपके पास भी कोर्स आउटलाइन थी, तो 20 25 मिनट लगा के आपको समझाने का मकसद ये था कि अक्सर बच्चे ना वो कंफ्यूज ही रहते हैं कि ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, नहीं पता चल रहा। तो मैंने कहा कि चले मैं सारा चीज़ें ना एडवांस में बता देता हूँ, ठीक है, ताकि ना किसी के लिए इश्यू ना हो। ये 1 मिनट, ये इनकी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, 1 मिनट, जस्ट क्लिक लिंक इन। सर ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का कंबाइन है इस बुक में, ये जो कॉलेज सीरीज वालों की है? जी जी, ये सारे ये जो कोर्स आउटलाइन है ना, ये एफएससी के पूरे कंबाइंड प्रैक्टिकल्स है सारे जो आपने करने, इसके अलावा आपने और कोई प्रैक्टिकल नहीं करना। ओके सर। ठीक है, आप देखें ना उसमें वो जो डेट शीट आई है ना, तो उस डेट शीट के अंदर भी उसने लिखा हुआ है कि जो पार्ट 1 वाले जिनका प्रैक्टिकल है ना, या जो फेल हुए हैं, तो उनका तो डिफरेंट है ना, आपका तो और होगा। तो ये आपकी टोटल आउटलाइन है, ये आपने ना प्रैक्टिकल सारे करने हैं। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा जी बच्चों, अब ना हम बिस्मिल्लाह करते हैं जी। ठीक है, अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अल्लाह के नाम से जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। अल्लाह पाक बेहतर करे और चीज़ें आपको बेहतर समझ आएंगी इंशाल्लाह। देखें, पहला एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले ना मैं कुछ बेसिक चीज़ें ना थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को आती भी होंगी, लेकिन रिवाइज कराना ज़रूरी है। ठीक है, रिवीजन करेंगे तो उसमें ये होगा कि चलें फिर आगे 6 एक्सपेरिमेंट हम करेंगे तो हमारे लिए फिर इशू नहीं होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज टाइट्रेशन। अब ये जो बातें हम स्टार्ट में आज डिस्कस करेंगे ना, तो ये 6 प्रैक्टिकल्स के अंदर बार बार हमें ये यूज पड़ेंगी। तो फिर अगर आपने यहाँ से इनको सीख लिया होगा ना, तो आगे जो है ना आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले टाइट्रेशन को डिफाइन किस तरह से करते हैं, मैंने एक लेक्चर भी भेजा था लेकिन ये फिर बता देता हूँ। ए प्रोसेस in which a solution of a process in which a solution of non concentration
is used to is used to determine concentration of concentration of another solution। कि देखें, टाइट्रेशन हम क्यों करते हैं कि हमारे पास अगर किसी एक कंपाउंड की कंसंट्रेशन गिवन है ना, या एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन गिवन है, आप उसको यूज करते हुए किसी भी दूसरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ लैब के अंदर कि बच्चों, ये आपको मैं दो सॉल्यूशन दे रहा हूँ। पहला सॉल्यूशन जो मैंने आपको दिया वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, एक्वस सॉल्यूशन है। और मैं आपसे कहता हूँ कि स्टूडेंट, इसकी जो मोलैरिटी है ना, ठीक है, मोलैरिटी वैसे आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल के दौरान भी इसको रिवाइज कराऊंगा। उसकी वजह ये है कि पहले 6 एक्सपेरिमेंट के अंदर ना, हर एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने मोलैरिटी लाजमी फाइंड करनी है। तो सबको आना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर DM³ ऑफ सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड मोलैरिटी। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस भी करेंगे। मैं कहता हूँ कि ये ना 2 मोलर है। ठीक है, ये सपोज कर रहे हैं, कोई एग्जैक्ट रीडिंग नहीं है, टॉपिक समझाने के लिए। और इसका ना जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, मैं कहता हूँ 15 सेंटीमीटर है, जो भी लिख लें। ठीक है। उसके बाद और एक दूसरा बीकर मैं आपको देता हूँ। मैं कहता हूँ बच्चों, ये एक दूसरा बीकर है और इसके अंदर ये जो सॉल्यूशन है, और ये मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसमें ना मैं आपसे कहता हूँ कि बच्चों, आपने ना मोलैरिटी फाइंड करनी है HCl की, क्वेश्चन मार्क है। वॉल्यूम मैं आपको इसका दे देता हूँ। ठीक है, वॉल्यूम ये मेरे इख्तियार में। मैं कहता हूँ कि जी इसके ना मैंने आपको 20 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ जी, इतना वॉल्यूम है, आपने इसकी मोलैरिटी निकालें। ठीक है। तो स्टूडेंट देखें, एक सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी गिवन है, दूसरे की मोलैरिटी हमने फाइंड करनी है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम फिर क्या काम करते हैं कि हम इनके लिए टाइट्रेशन करते हैं। यानी बहुत सारा apparatus जो है ना, ब्यूरेट ले लेंगे, कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, फ्लास्क के अंदर एक चीज ऐड करेंगे, फिर दूसरे को ब्यूरेट में ऐड करेंगे, इंडिकेटर डालेंगे, कलर चेंज होगा, वो सारी ना लंबी चौड़ी कहानी जो अभी हम 6 एक्सपेरिमेंट में बार बार हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इन शॉर्ट, लैब के अंदर या अगर आपको डेली लाइफ में एक सॉल्यूशन दिया जाए जिसकी कंसंट्रेशन आपको गिवन हो, आपसे कहा जाए कि भाई ये दूसरा सॉल्यूशन है, आप इसकी कंसंट्रेशन फाइंड करें, तो इस प्रोसेस के लिए हम कौन सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो कौन सा होता है, टाइट्रेशन का। ठीक है। बेटा ये अपना बंद कर दें अहमद, वीडियो बंद कर दें। हाँ, ठीक है, गुड गुड। तो टाइट्रेशन में ना एक चीज की कंसंट्रेशन गिवन है और दूसरे की कंसंट्रेशन आपने फाइंड आउट करनी है, इसको कहते हैं टाइट्रेशन। ठीक है। अब टाइट्रेशन वैसे तो बहुत सारी होती हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स हैं। हमारे सिलेबस के अंदर दो हैं, एक एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है और दूसरा रिडॉक्स टाइट्रेशन है। हाँ, बल्कि एक वो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन भी है। तो जिस तरह ये हमारे पास जो टाइट्रेशन है ना, ये है वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम का कोई जरूरी नहीं है। अगर दो वॉल्यूम है ना, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। M1 V1/N1 इज इक्वल टू M2 V2/N2। तो दो वॉल्यूम जब आ जाए ना, तो इनके यूनिट सेम रखने, वो बेशक आप सेंटीमीटर क्यूब में रखें या DM, लेकिन ये है कि नहीं, मर्जी इसमें है ना, इसमें यहाँ पे DM³ में यूज नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि नीचे जो फ्लास्क होती है ना, कॉनिकल फ्लास्क, वो टोटल 100-150 ml की होती है। तो उसमें ना वो तकरीबन 15-20 ml ही यूज करते हैं ना, क्योंकि कम से कम क्वांटिटी यूज करेंगे ना, तो आपका केमिकल ज्यादा जाया नहीं होगा। यानी अगर आपने कंसंट्रेशन ही फाइंड करनी है ना, तो 5-10 ml ले लें, कंसंट्रेशन पता चल जाएगा। पूरा 1 लीटर लेंगे तो वो जाया करने वाली बात है। तो इसलिए सेंटीमीटर क्यूब में ही ज्यादा यूज करें।
अच्छा, अब अच्छा, ये जो बच्चे पहले के हैं उनको तो पता है ना कि 15 मिनट के बाद ना क्लास, 45 मिनट के बाद क्लास बंद हो जाती है, तो मैं लिंक दोबारा सेंड करता हूँ। जो न्यू स्टूडेंट हैं तो वो भी याद रखिएगा, 45 मिनट के बाद अगर क्लास बंद हो जाए तो ये नहीं सोचना कि क्लास खत्म हो गई है, मैं दोबारा लिंक सेंड करूंगा, तो कम से कम 1 घंटे की क्लास तो लाजमी होगी, ज्यादा भी हो सकती है लेकिन मिनिमम 1 घंटे की होगी। ठीक है। अब ये थोड़ा सा अच्छा हो गया ना कि वो पेपर 15 जून को स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि अगर ये होते हैं ना यकम मई से तो फिर गड़बड़ थी, हमें 26 को इसको खत्म करना था। तो अभी ये एक सुकून से हम कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। अब देखें, ये जो टाइट्रेशन है ना, ये है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। क्यों कहते हैं इसको एसिड बेस्ड टाइट्रेशन? क्योंकि एक ना इसके अंदर एसिड है, दूसरा इसके अंदर बेस है। ठीक है, इसको एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कहते हैं। अब स्टूडेंट, इसी तरह एक ना हम रिडॉक्स टाइट्रेशन करेंगे, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, दूसरा रिड्यूसिंग होगा। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन करेंगे, आयोडीन उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कोई दूसरा ना रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो बहरहाल इन शॉर्ट, कि टाइट्रेशन की कोई भी टाइप हो, काम यही होता है कि एक का जो भी कंसंट्रेशन है ना, एक की गिवन होती है, दूसरे की फाइंड करनी होती है। वो बेशक एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, वो रिडॉक्स टाइट्रेशन है, या फिर जो है ना उसमें आप कहें कि वो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन है, जो भी है। ठीक है। फिर इसके बाद जिसकी कंसंट्रेशन स्टूडेंट हमें पता होता है ना, यानी दो में से एक की कंसंट्रेशन हमें पता होगी, इसको बोलते हैं टाइट्रेंट। ठीक है। यानी जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपको पता है उसको टाइट्रेंट कहते हैं, और जिसकी कंसंट्रेशन आपको कहा जाए कि ये फाइंड आउट करनी है ना, इसको बोलते हैं एनालाइट। ठीक है, इसको एनालाइट भी कहते हैं, या फिर इसको ना, इसका एक दूसरा नाम होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड टाइट्रेट। ठीक है। यानी जिसकी कंसंट्रेशन आपको गिवन हो, इट इज कॉल्ड टाइट्रेंट, यानी जिसको यूज करते हुए आप दूसरे की अमाउंट को फाइंड करते हैं। और जिसकी कंसंट्रेशन आपको कहा जाए कि आपने फाइंड आउट करनी है, उसको टाइट्रेट भी कहते हैं, या दूसरा क्या नाम होता है, एनालाइट भी उसको कह सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट, एक ये टाइट्रेशन आपने याद रखनी है। ठीक है। दूसरे नंबर पे हम हमने ना यहाँ पे एक चीज डिस्कस की है कंसंट्रेशन के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा ना मैं कंसंट्रेशन के बारे में ओवरव्यू देता हूँ कि व्हाट इज कंसंट्रेशन। जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं, तो पहले हम ना पेपर डिस्कशन कर रहे थे, सिलेबस के बारे में हमने डिस्कशन की कि सिलेबस कैसा है, प्रैक्टिकल कैसे होंगे, सारी चीजें। तो यहाँ से ही हमने स्टार्ट की है। ठीक है। अब स्टूडेंट, कंसंट्रेशन। ठीक है, देखें क्या होती है कंसंट्रेशन। ठीक है, या इसको ना आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन को स्टूडेंट डिफाइन करने के लिए आपने क्या करना है कि बड़ा इजी सा वे ना हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, बल्कि मैं ना आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, number of solute particles dissolved in given solvent is called concentration। कि देखें, अगर आप एक सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में, तो उसको ना हम क्या कहते हैं कि वो जो भी है, कितने उसके नंबर ऑफ पार्टिकल हैं जो कि वहाँ पे डिसॉल्व हैं, उसको ना हम कंसंट्रेशन, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं। और दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, जिस तरह एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये स्टूडेंट अब मैंने नहीं बताना, क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं ना। और एक होता है डिल्यूट सॉल्यूशन। अमार बताएगा, अमार क्या फर्क होता है जी इनमें? जी सर। मैं कह रहा हूँ इनमें क्या फर्क होता है? सर कंसंट्रेटेड वो होता है जिसमें हमारे पास सलूट सर ज्यादा होता है सर, और डाइल्यूट में सर सलूट कम होता है कंपैरेटिवली। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। कि देखें, मैं सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ। एक गिलास पानी लें
और पानी के अंदर ना आप क्या करें कि एक लेमन निचोड़ दें, फिर एक और गिलास आप पानी लें, उसके अंदर ना 100 लेमन निचोड़ दें। ठीक है, तो जहां पे आपने 100 लेमन निचोड़े हैं तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और जहां पे ना आपने एक लेमन निचोड़ा है तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि भाई जहाँ पे ना सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो इवन सॉल्वेंट से भी, तो वो कंसंट्रेटेड है। ऐसा नहीं है, देखें सोल्यूट जो है ना वो ज्यादा होता है कंपैरेटिवली टू सॉल्वेंट। ऐसा नहीं है कि वो सॉल्वेंट से ही ज्यादा हो गया, सोल्यूट सॉल्वेंट से बढ़ गया तो वो तो फिर सॉल्वेंट ही हो जाएगा ना, सोल्यूट तो नहीं होगा। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है जहाँ पे सोल्यूट कंपैरेटिवली टू सॉल्वेंट ज्यादा होता है वो कंसंट्रेटेड है, और जहाँ पे सोल्यूट कंपैरेटिवली सॉल्वेंट बहुत ही कम हो उसको नाम क्या कहते हैं, डिल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, हमारा आपके क्वेश्चन का आंसर अभी आपको आ जाएगा। देखें, हम जब बात करते हैं ना कंसंट्रेशन की, तो हम कहते हैं कि कंसंट्रेशन मोलैरिटी है। ऐसा नहीं है, देखें कंसंट्रेशन के बहुत सारे यूनिट्स हैं। कंसंट्रेशन का पहला यूनिट है परसेंटेज वेट बाय वेट, दूसरा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तीसरा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, चौथा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट, पांचवें नंबर पे है मोलैरिटी, छठे नंबर पे है मोलैलिटी, सेवन नंबर पे है नॉर्मेलिटी, नंबर एट पे है पार्ट्स पर मिलियन, फिर नाइन पे है पार्ट्स पर बिलियन, टेन पे है पार्ट्स पर ट्रिलियन। तो ये 10 यूनिट्स हैं कंसंट्रेशन के, लेकिन जो हमारे सिलेबस के अंदर जो आप लोगों ने यूज करना है, इन 10 में से सिर्फ एक ये वाला यूज होता है और ये है मोलैरिटी। ठीक है, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। लेकिन मैंने 3 यूनिट ना जो आपको मैंने पीडीएफ फाइल सेंड की है ना उसमें रखे हुए हैं कि अगर, क्योंकि जाहिर है लाजमी तो नहीं कि वो यही मोलैरिटी पूछे, हो सकता है कंसंट्रेशन के रेलेवेंट कोई दूसरी बात पूछ ले। तो मोलैरिटी टॉपिक की हेडिंग इसलिए लगाई है क्योंकि ये ना सारे 6 एक्सपेरिमेंट जो है उन सब के अंदर यूज होगा। देखें, टाइट्रेशन वाले जितने एक्सपेरिमेंट है ना, इन सब के अंदर अगर आपने शुरू के 1-2 लेक्चर कर लिए ना, तो फिर इन सब के अंदर ना 5-5 7-7% या 20% लगा लें वेरिएशन है। मतलब एसिड बेस चेंज है, उधर से आयोडीन या दूसरी तीसरी चीजें चेंज होंगी, बाकी कंसेप्ट उसका वही है, वो चेंज नहीं है। टाइट्रेशन ओवरऑल सब एक्सपेरिमेंट में एक जैसी है। अब ये रिदा ने कहा कि सर कंसंट्रेशन का यूनिट मोलैरिटी है। नहीं, देखें अभी हमारे के क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा था ना, कंसंट्रेशन के 10 यूनिट्स है जिसमें मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वेट है, वेट बाय वॉल्यूम है, पार्ट्स पर बिलियन है, पार्ट्स पर ट्रिलियन है। ठीक है, इसी तरह जो है ना पार्ट्स पर बिलियन भी है, और फिर नॉर्मेलिटी है। 10 यूनिट है, 10 में से जो हमने यूज करना है ना एफएससी के अंदर जो ज्यादा यूज होता है वो ये वाला है मोलैरिटी। तो ऐसा नहीं कहना कि एक ही यूनिट है, इसके बहुत सारे यूनिट्स हैं, बस हम टाइट्रेशन में इसको ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा अभी क्लास ना 1-2 मिनट में शायद बंद हो जाए, और आज क्लास भी थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, शायद घंटे से ज्यादा हो, क्योंकि स्टार्ट का टाइम तो हमने जनरल डिस्कशन में गुजारा। तो कोई नहीं, पेपर लेट हो गया, मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी क्लास बंद होगी तो मैं भेजूंगा चीजें दोबारा लेने। अच्छा, देखें मोलैरिटी क्या होती है। मोलैरिटी का बड़ा आसान सी इसकी डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के जो कि डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में ना डिसॉल्व होते हैं उसको कहते हैं मोलैरिटी। ठीक है, अब इसका ना एक फॉर्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, ये लाजमी आपने याद रखना है, मोलैरिटी इज इक्वल टू, ठीक है, Recording in progress.
ओके जी, ओके। चलो बस सारे मेरे ख्याल में हो गए, ठीक है। अब मोलैरिटी जो है, मोलैरिटी को स्टूडेंट डिफाइन करते हैं। ये अभी भी दो लोग एंटर हो रहे हैं जी, एक मिनट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको ना हम कहते हैं कि इट इज कॉल्ड मोलैरिटी। ठीक है, सोल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, और उसको ना डिवाइड कर लेते हैं हम डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन से, तो इसे हम कहते हैं मोलैरिटी का नाम देते हैं। और अब ना एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे बेसिकली करना चाहूंगा, क्योंकि ये मैं इसके ऊपर इतनी बहस नहीं करूंगा, इतने न्यूमेरिकल नहीं करूंगा, ये तो आसान चीज है। कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 20 मोल्स हैं, 20 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर डिसॉल्व इन 2 डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। बताएं इसकी मोलैरिटी क्या होगी जी। अब ये मैं नहीं इसमें कुछ समझाऊंगा, बिल्कुल सही है। तो 10 मोलर है। तो देखिए ना, मतलब ये बेसिक चीज है जो सबको आनी चाहिए। मतलब ये रिवीजन थोड़ा सा कराने का मकसद ये था कि ये ना बच्चे, ताकि ना जो कुछ भूल जाते हैं ना फर्स्ट ईयर में, फार्मूला याद होगा ना तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि भाई हमने क्या करना था इसमें। ठीक है, तो इसलिए जो है ना ये चीज उसमें क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद स्टूडेंट, अब ये तकरीबन यहाँ तक चीजें। अब ना हम पहला एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये दो चीजें जो है ना पहले हमने डिस्कस की, बाकी चीजें ना साथ साथ बीच में हम डिस्कस करेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 1। सर एक्सपेरिमेंट नंबर, जी जी बेटा। सर यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है, ये अगर सेंटीमीटर में पुट करो तो आंसर गलत क्यों आता है, हालांकि दोनों यूनिट वॉल्यूम के हैं। कहाँ पे, इस जगह पे? जी सर। जी सर, वॉल्यूम में डीएम क्यूब पुट करते हैं ना, हम सीएम नहीं, क्यूब क्यों नहीं यहाँ पुट पे तो करते। डीएम क्यूब में है ना, आप सेंटीमीटर क्यूब में क्यों? मतलब सर अगर हम कन्वर्ट करना कर चाहें। सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू बहुत ही छोटी हो जाएगी ना, 0 पॉइंट। हाँ बिल्कुल हो सकता है, कन्वर्ट के लिए ये होगा 20 डिवाइडेड बाय 2000, तो वो 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, लेकिन उसका यूनिट मोल पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। लेकिन जो मोलैरिटी का यूनिट होता है ना, ये मोल पर डीएम क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब नहीं होता। ठीक सर, मतलब यूनिट मोलैरिटी के लिए हमने ये किया है। आप मतलब देखें ना, मोलैरिटी जो होती है ना उसकी डेफिनेशन ये फिक्स्ड है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो इसलिए फिर आपने जो वॉल्यूम है ना, अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब में भी गिवन हो ना, तो आपने उसको लाजमी तौर पे डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है। अगर सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से आपने फाइंड कर लिया ना, वो गलत हो जाएगी, वो मोलैरिटी आपकी ठीक नहीं होगी। ठीक है, उसको लाजमी आपने डीएम क्यूब में लेके जाना, तभी तो ये मोलर बनेगा ना, अदरवाइज तो मोलर नहीं होगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है आदि। सर ओके, अच्छा। सर अब ना मैं भी बच्चों, जी जी। सर मैंने पूछना ये था, जिससे मैं सर आपने वो बताया है कि इसमें हम जो होते हैं टाइट्रेशन में यूनिट बेसिकली वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब यूज करते हैं। तो सर मतलब ये छोटा यूनिट है तो इसलिए हम इसको ज्यादा प्रेफरेबल रखते हैं, हम मोलरिटी ज्यादा में एक्सपेरिमेंट्स यूज करते क्या करते हैं? हैं। सर मेरे कहने का मतलब एक मिनट सर। जी जी, आखिरी लाइन हमारी रिपीट करें, बाकी मैंने सुना है, ये आखिरी लाइन में सर मैं जरा। सर मैं ये कह रहा था कि सर ज्यादातर प्रेफरेबल हम सेंटीमीटर क्यूब को रखते हैं टाइट्रेशन में, क्योंकि छोटा यूनिट है, मतलब डीएम क्यूब से तो छोटा ही है ना, इसलिए। सेंटीमीटर क्यूब की कह रहे हैं? जी जी सर, मैं टाइट्रेशन की बात कर रहा हूँ ना सर, जिस तरह मास और सॉरी मोलैरिटी होती है और वॉल्यूम हम्म। होते हैं ना, एक नोन कंस्ट्रक्ट एक अननोन होती है, और फिर फाइंड करना होता है सर। तो उसमें सर वॉल्यूम मतलब ज्यादातर हमें क्वेश्चंस में भी सर सेंटीमीटर क्यूब में दिया होता है कभी कभार। तो सर मेरा मतलब ये था कहने का कि हाँ, प्रेफरेबल ज्यादा सेंटीमीटर जी क्यूब को जी। इसलिए करते हैं, छोटा यूनिट है। आप उसको इसलिए करते हैं ना, देखें जब आप टाइट्रेशन करते हैं ना, तो टाइट्रेशन का बेसिकली पर्पस होता है कि आपने ना एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए ना कम से कम क्वांटिटी यूज करते हैं, जितनी कम यूज करेंगे आपका एक्सपेरिमेंट उतना बेहतर होगा।
तो इसलिए ना फिर उसमें ना सेंटीमीटर क्यूब यूज करते हैं ताकि आपका केमिकल बहुत ज्यादा वेस्ट ना हो जाए वहां पे। ठीक है। तो सर मतलब जब मोलैरिटी फाइंड करेंगे तो सर वैसे मोलैरिटी तो मोल्स पर डीएम क्यूब होता है ना सर? तो लेकिन उससे ये है कोई कि फर्क नहीं मोलैरिटी जो पड़ेगा? है ना, मैं आपको बताता हूँ ना, मोलैरिटी में ये होगा ना कि जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, M1V1/N1 इक्वल टू M2V2/N2। ठीक है। अब इसका यूनिट मोल है, ये मोल के साथ ना कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। इसका सेंटीमीटर क्यूब है, इसका भी सेंटीमीटर क्यूब है, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। वॉल्यूम में कैंसिल हो गया, पीछे रहेगी मोलैरिटी, दूसरी भी मोलैरिटी। एक जो गिवन है, ठीक है, उसका भी यूनिट मोल पर डीएम क्यूब है, दूसरे का भी यूनिट है ना जो हमने फाइंड करनी है, तो फिर जाहिर है जो गिवन है तो उसी का यूनिट आएगा ना, तो वो फिर मोल पर डीएम क्यूब ही आएगा। सेंटीमीटर क्यूब दो है ना, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। ओके सर, मतलब इससे कोई ज्यादा मसला नहीं बनेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। वो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, सेम यूनिट है। ठीक है, उससे कोई इशू नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा, अब इसमें स्टूडेंट, एक मिनट, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। तो इधर पिंडी में तो कोई ऐसा आंधी तूफान है जी, बड़ी तबाही है आज, बड़ी हवाएं चल रही हैं। अच्छा, देखें एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ये मैं निकाल लेता हूँ जी। ये लिखा हुआ, डिटरमाइन द एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड वॉल्यूम ऑफ द एसिड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 0.02 मोलर एसिड बाय वॉल्यूमेट्रिक मेथड। अच्छा, इसमें ना लगेगा टाइम। अभी ना मैं कुछ और चीजें आपको बता देता हूँ ना, क्योंकि ये जो एक एक्सपेरिमेंट होगा ना, ये तकरीबन 6 एक्सपेरिमेंट को ना रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं ना कुछ और चीजें बता देता हूँ इसके बारे में ना। अभी हम पहला एक्सपेरिमेंट कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये अभी स्टार्ट किया ना, तो इसमें टाइम भी काफी लगना है। आज जो आपका होमवर्क ये होगा ना कि आपने ये जो फाइल मैंने भेजी है ना, उसमें पहले 6 एक्सपेरिमेंट को आपने रीड करना है सिर्फ, बाकी कुछ भी नहीं करना। ठीक है। और ये फिर कल जो एक्सपेरिमेंट हम एक करेंगे, तो उसके साथ ना दूसरा एक्सपेरिमेंट ना एक सही तरह से हम कर लेंगे, तो दूसरा 10 मिनट में हो जाना है। तो आज चले थोड़ा और चीजें मैं आपको बता देता हूँ। अब स्टूडेंट, इसमें ना हमारे पास जो सॉल्यूशंस होते हैं, इन सॉल्यूशन के अंदर अ, हमारे पास ना कुछ बेसिक टर्म्स जो यूज होती है ना, ठीक है, उनके बारे में ना थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। एक टाइप जो है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का नाम देते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कौन सा होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन कि जिसकी मोलैरिटी हमें पता होती है ना, जिसकी मोलैरिटी हमें गिवन होती है, उसको हम कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, यानी दो सॉल्यूशन है, आप ना उनका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और उनके एक्सपेरिमेंट में दो में से ऐसा सॉल्यूशन कि जिसकी मोलैरिटी आपको पता है, ठीक है, उसको ना हम कहते हैं इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है। और जिसकी मोलैरिटी आपने फाइंड करनी होती है, ठीक है, तो वो ज़ाहिर स्टैंडर्ड नहीं होगा। यानी स्टैंडर्ड की डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ। सॉल्यूशन विद एक्यूरेटली नॉन कंसंट्रेशन, सही है, ये रिदा ने भी बिल्कुल ठीक बताई है। एक्यूरेटली नॉन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, ये इनायतुल्ला है अभी क्लास में? इनायतुल्ला, इनायतुल्ला बेटा क्लास में है कि नहीं है? अच्छा, ये तकरीबन 6-7 लोग ना अभी नहीं है। चलिए उनको रिकॉर्डिंग तो भेज देंगे। नहीं है वो, मेरे ख्याल में क्लास नहीं ले सका। ये एक तो लाइट का जी बड़ा इशू है, देखें कई लोगों के पास यूपीएस वगैरह होते हैं, कहीं के पास नहीं है। और ये लाइट का भी कुछ समझ ही नहीं कैसे कैसे लेके जाते हैं। तो बहरहाल ये जो हमने यहाँ पे डिस्कशन की थी ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ना 2 मोलर है, इसकी कंसंट्रेशन हमें पता है, तो ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है। अब मेन फोकस हमारा स्टैंडर्ड पे ही होता है, क्योंकि दूसरा तो वो अननोन होता है ना, वो तो जाहिर है
आपने नहीं बनाना, वो तो जो भी गिवन होगा। अब स्टैंडर्ड की ना दो टाइप्स होती हैं। एक होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड, और एक होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है और दूसरा जो है ना वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड। देखें प्राइमरी स्टैंडर्ड कौन सा होता है कि सर ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जी जी। सर सर जी जी। स्टैंडर्ड सोल्यूशन में सर जो कंडीशंस होती है उनको भी सर मतलब वो करना होगा। नहीं, ये वो वाले स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं है। वो जो कंडीशंस है ना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की, वो तो उसमें थी ना अपना क्या नाम है उसको, एनर्जेटिक्स के अंदर ना, वो हीट ऑफ रिएक्शन मेजर करने के लिए, एंथैल्पी मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं। ये वो वाला स्टैंडर्ड नहीं है, ये डिफरेंट चीज है। इसमें कंडीशन का कोई लिंक नहीं है, मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये आपने फिक्स नहीं करना। ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन टाइट्रेशन के अंदर एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। यानी टाइट्रेशन में दो ही होते हैं ना सॉल्यूशन, एक की मोलैरिटी गिवन होती है, दूसरे की फाइंड करनी है। जिसकी गिवन है ना वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है मोहम्मद। जी सर। ओके, उसके बाद देखें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, एक ऐसा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कि जिसमें ना डिफरेंट क्वालिटीज हों, विच इज नंबर वन प्योर, 100% प्योर होना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अंदर प्योरिटी 100% होनी चाहिए। अगर ये 100% प्योर होगा तब जाके टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट ठीक होगा, अदरवाइज सारा एक्सपेरिमेंट खराब हो जाना है। ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे ही आपने ना उसमें टाइम भी वेस्ट करना है और केमिकल्स भी आपने वेस्ट करने हैं। ठीक है, और दूसरा स्टेबल होने के बाद सेकंड आपने लिखना है कि नॉन हाइग्रोस्कोपिक। ये एक बच्चे ने फाइल रीड करने के बाद मुझे पूछा कि सर हाइग्रोस्कोपिक की क्या मीनिंग होते हैं। ठीक है, देखें कुछ साल्ट होते हैं ना जो एयर में से ना ह्यूमिडिटी को या मॉइस्चर को अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जिस तरह कॉपर सल्फेट को अगर आप छोड़ देना एयर में, वो वहां से ना मॉइस्चर को अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है, 5 मोल वाटर को अटैच करता है। फिर इसी तरह के और बहुत सारे साल्ट्स हैं जो कि वाटर को, मॉइस्चर को अपने स्ट्रक्चर के अंदर अब्जॉर्ब करते हैं। और इनर्ट सॉल्यूशन, नहीं इनर्ट सॉल्यूशन नहीं, नॉन हाइग्रोस्कोपिक ना, ये वर्ड आप यूं कर लेना कि जिस तरह मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ, एक मिनट में दूसरे पेज पे लिखता हूँ, इस पे नहीं लिखता, कि ये कॉपर सल्फेट है ना, अगर आपने इसको छोड़ देना एयर में, बाहर इसको छोड़ देना, ये व्हाइट कलर का साल्ट है। जब आप इसको मॉइस्चर में रखेंगे ना, ये 5 मोल वाटर को एब्जॉर्ब करता है एयर में से, और ये कन्वर्ट हो जाता है कॉपर सल्फेट .5H2। यानी ये 5 वाटर के मॉलिक्यूल को अपने क्रिस्टल लेटिस के अंदर एडजस्ट कर लेता है, और ये ब्लू कलर का साल्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखें अब यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर वेट हो रहा है, इधर इसका मॉलिक्यूलर वेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिर इसी तरह ये यहाँ पे ना आप कहेंगे इसकी जो है ना प्रॉपर्टीज हो रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट है। तो ये साल्ट जो ह्यूमिडिटी को अब्जॉर्ब करते हैं ना वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, यानी देखें ये जब वाटर को अब्जॉर्ब करेगा तो जाहिर है इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जानी है। ठीक है, इसका वेट चेंज हो गया, जब इसका वेट चेंज होगा, 5 मॉलिक्यूल वाटर ऐड हुए, इसके मोल्स चेंज हो जाएंगे, मोल्स चेंज होंगे तो उसकी मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो जो हाइग्रोस्कोपिक साल्ट्स होते हैं ना, तो उनकी मोलैरिटी फिक्स नहीं होती, वो टाइम के साथ साथ ना वो चेंज हो जाती है। अब जिस तरह आपके पास ना कुछ और सॉल्यूशंस हैं, जिस तरह ऑक्सैलिक एसिड है। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड जो है ना, ये एयर में आप इसको रखें जहां मर्जी रखें, ये इसी तरह ही रहता है। ठीक है, सॉल्यूशन फॉर्म में इसके साथ 2 मोल वाटर अटैच होते हैं। बाकी ये है कि वैसे इसमें ना इतने मोल वाटर अटैच नहीं होते, तो ये ना एयर से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक है, तो जो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब नहीं करता ना, तो वो फिर होते हैं, उनको कहते हैं नॉन हाइग्रोस्कोपिक। तो जब वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब नहीं कर रहा, तो जाहिर है वो टाइम के साथ अपनी मोलैरिटी को भी चेंज नहीं करेगा। तो इन शॉर्ट, एक ऐसा सॉल्यूशन जो वक्त के साथ साथ अपनी मोलैरिटी को चेंज ना करे, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन।
ठीक है। और इसमें ना कुछ और पॉइंट प्राइमरी स्टैंडर्ड कहते हैं, एक और पॉइंट में लिख लेता हूँ, इनएक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगा भी ना हो, और फिर फिक्स्ड मोलैरिटी। ठीक है, फिक्स्ड मोलैरिटी। ठीक है, यानी 3-4 पॉइंट प्योर होना चाहिए, नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए। नॉन हाइग्रोस्कोपिक के बाद ना फिर इसमें इनएक्सपेंसिव और फिक्स्ड मोलैरिटी, यानी इसकी मोलैरिटी ना टाइम के साथ साथ ना वो चेंज ना हो, तो इसको ना हम कहते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड है। फॉर एग्जांपल इसमें ना अगर आप देखें तो इसकी एग्जांपल में सबसे पहले नंबर पे हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड है। ठीक है, नंबर 1 ऑक्सैलिक एसिड। दूसरे नंबर पे सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है। इनकी ना मोलैरिटी फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती। और एक स्टूडेंट और डेफिनेशन हम इसमें कर लेते हैं। सर सर एक जी जी। एग्जांपल में ऑक्सैलिक एसिड और दूसरा क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। जी, ये किसी और की भी आवाज आई है जी? सर जी जी बेटा, सुन रहा हूँ। सर मैं ये कहना चाहता था, जिस तरह आपने बताया सर, ये नॉन हाइग्रोस्कोपिक जो होता है मतलब ह्यूमिडिटी के साथ रिएक्ट नहीं करता, उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। तो सर ये ऑक्सैलिक एसिड जो है सर हमारे पास, तो इथेन डाइऑक्साइड एसिड सर, ये जो है सर, ये इसके साथ तो आपने बताया कि मतलब 2 मोल वाटर के होते हैं सर। तो सर इसका जो वाटर ऑलरेडी है, तो मतलब ये हाइग्रोस्कोपिक नहीं होगा सर, मतलब इसका तो वाटर असल है, में ये नहीं, ये इसी तरह रहता है। मतलब ये है ना कि जब इसमें 2 मोल वाटर है ना, ये तो पहले से ही अटैच है। तो अब ये जो ऑलरेडी अटैच है ना, तो जब आप इसको एयर में छोड़ देंगे ना, आप इसको 10 साल के लिए भी छोड़ दें ना, तो ये इसकी मोलैरिटी फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। यानी आप यूं कहें ना कि जिनके टाइम के साथ ना मोलैरिटी चेंज होती रहे ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से, तो वो सेकेंडरी होते हैं। अगर चेंज ना हो तो वो प्राइमरी होते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। रिता कह रही है सैंड, सैंड भी हो सकता है, लेकिन ये है कि सैंड ना वो उतना रिएक्शन नहीं करता, तो वो ना टाइट्रेशन में यूज होता है ना रिडॉक्स में, क्योंकि SiO2 बड़ा ही अनरिएक्टिव है, वो उसका स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है, वो रिएक्शन ही नहीं करता किसी के साथ। तो हो सकता है बिल्कुल नॉन माइक्रोस्कोपिक। अच्छा, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, इस मेरा पॉइंट जो आप याद रखेंगे, नॉट इन प्योर स्टेट, प्योर स्टेट में नहीं है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से। और इसकी जो मोलैरिटी है ना, इट चेंजेस विद टाइम, चेंजेस विद टाइम। यानी आपने 1 मोलर बना के वो 0.5 रह जाए तो 1 महीने बाद देखें। ठीक है, या 1 की जगह ना वो 0.7 रह जाए, यानी मोलैरिटी चेंज करता रहता है, फिक्स नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, ये आप बना के रख दें तो ये मोलैरिटी अपनी चेंज करता रहता है। KMnO4 है, पोटेशियम पर मैग्नेट है, ये भी मोलैरिटी चेंज करता है। EDTA, इथाइलिन डाइमाइन टेट्राइसिटेट। ठीक है, अब देखें ये कैसे मोलैरिटी चेंज करते हैं, एयर के साथ ना ये ऑक्सीडाइज होकर मोलैरिटी चेंज करते हैं। तो अगर पहली तो बात ये है कि अवॉइड करते हैं इनको ना यूज किया जाए, लेकिन कहीं भी यूज करना अगर कंपलसरी है तो इसमें ना ये होता है कि आपने जैसे ही बनाया उसी टाइम आप इसको यूज कर लें। यानी ऐसा नहीं करना कि आपने 1 साल पहले लैब के अंदर बना के छोड़ दिया था जी भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोलर है, तो साल बाद ना इसकी मोलैरिटी चेंज होनी है, बेशक आप जितना मर्जी इसको बंद करके रखें। ठीक है, तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड यूज करना है तो कोशिश करें उसी टाइम प्रिपेयर करें, साथ ही यूज करें, इतना फर्क नहीं पड़ना। बाकी प्राइमरी स्टैंडर्ड है वो बना के लैब में रख दें, 10 साल बाद भी यूज करें, वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। ठीक है, तो बच्चों आज ना हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, और आज का जो होमवर्क आपका ये है कि जो फाइल मैंने आपको भेजी है उसमें साल्ट एनालिसिस से पहले पहले सिर्फ रीड करना है। हम 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, सारे प्रैक्टिकल को डिस्कस करेंगे। मेरा दिल था आज पहला एक्सपेरिमेंट करा इसलिए नहीं रहा क्योंकि 6 एक्सपेरिमेंट की जो बेस है ना वो पहला एक्सपेरिमेंट है, तो इसलिए मैं पहले एक्सपेरिमेंट पे ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाऊंगा ताकि अगले जो 5 एक्सपेरिमेंट है उनमें हमें ज्यादा टाइम न लगाना पड़े।
तो आज साल्ट एनालिसिस से पहले पहले जितनी भी पीडीएफ फाइल के अंदर चीजें, ये बड़ी बेहतरीन किस्म की मैंने बनाई है, ये आपने लाजमी करनी है। और फिर जो बुक मैंने आपको भेजी है उससे भी करें, और टाइम मिलता है तो बाकी बुक से भी करें। तो आज इतना ही पढ़ेंगे जी। यहाँ तक कोई बात पूछनी हो जी, समझ सर ना आई हो तो पूछें जी। जी जी बेटा। जी बच्चे सुन रहा हूँ मैं। कौन क्वेश्चन पूछना चाह रहा है जी? और ये पिक्चर भी मैं भेज देता हूँ। जी बेटा पूछें जी, किसने क्वेश्चन पूछना है? क्वेश्चन पूछें जी, माइक अनम्यूट कर लें। एक मिनट, ये हंसा का सर क्वेश्चन है। जी जी। सर मतलब आपके कोई फ्रेंड में से या कोई और बायो और हंसा फिजिक्स का बेटा आपका पीपीए की क्वेश्चन ही तैयारी गायब कर हो रहा गया। है? अच्छा वो, एक मिनट कश्यप बेटा, इसका ना आंसर मैं बताता हूँ, ये मैं ग्रुप में आज मैसेज करूंगा। एसीटोन का हाइड्रोस्कोपी करता, हाँ बिल्कुल, एसीटोन जो है ना वो रिएक्शन करता है वाटर के साथ, तो ये हाइग्रोस्कोपिक ही होता है हंसा। और कश्यप बेटा ये ना मैं आज ना मैसेज करता हूँ ना, अगर तो बच्चे सारे विलिंग हुए तो फिर मैं ग्लोबल में, मेरे साथ टीचर है, मैं उनसे बात कर लूंगा तो वो करा देंगे, ठीक है। लेकिन ये कि अगर बच्चे कम हुए तो फिर ऐसे किसी को कहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि देखें केमिस्ट्री तो मैं खुद पढ़ाता हूँ ना। अब ये तकरीबन 25 स्टूडेंट इस बैच के अंदर हैं, तो फिर मैंने ना ये क्लोज कर दिया था, अभी और एंट्री इसमें नहीं कर रहे, ठीक है। बस इतने ही बच्चे होंगे। तो अब देखें 25, अगर ये 25 की जगह 5 भी होते हैं ना तो मैं फिर भी प्रैक्टिकल कराता, क्योंकि मैं बच्चों के साथ जो कमिटमेंट करूंगा ना, तो मैंने खुद करना है ना काम, मैंने किसी को हायर तो नहीं करना, तो मेरी मेहनत ही लगेगी, तो मुझे उसका इशू नहीं है। लेकिन ये है कि मतलब जिस तरह काफी अच्छी स्ट्रेंथ है, 25 जो है ना बड़ी बेहतरीन स्ट्रेंथ है। मैं अभी वो एक ब्रेन स्टॉर्म एकेडमी है, तो मैं ना वैसे मार्केट में रहने के लिए ना वो चीज़ें लोगों से पूछता रहता हूँ ना। मैंने उनको मैसेज किया, मैं कहा जी मैंने ना एडमिशन कराना है अपने बेटे का ना, हालांकि मेरे बेटे छोटी क्लासेस में, एक एडवांस में है और दूसरा 2 क्लास में। तो वो भाई साहब ना आज छठा दिन है, मुझे लगातार मैसेज कर रहे हैं, सर आपने रजिस्ट्रेशन करानी है, नहीं करानी, क्लासेस होने वाली हैं। और जिस तरह नहीं होता, बारिश का इम्कान है और बारिश बस सर पे आने वाली है ना, वो साहब है ना मैसेज कर करके मुझे पूछते हैं। मैं तो हालांकि जो इन्फॉर्मेशन लेके जाता आज तक किसी को मैसेज नहीं किया, मतलब जिसने करना है तो ठीक है। हाँ जो बच्चे बैचेस के अंदर थे उनको मैंने सबको 1 बाय 1 मैसेज किया, ताकि उनमें से कोई रह ना जाए। बाकी जो जनरली आते हैं तो उनको ऐसे ही बता देते हैं कि बस ठीक है एंट्री आनी करनी है तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी। तो ये मैं क्लास के बाद अभी पूछूंगा, अगर बच्चे विलिंग हुए तो मैं बायो और फिजिक्स दोनों हायर कर लूंगा। अगर विलिंग ना हुए तो फिर ये है कि मैं गाइडलाइन लेके तो जरूर प्रोवाइड करूंगा, अगर किसी के पास कोई मटेरियल मिला। वोटिंग वोटिंग कैसे होती है जी? ये मुझे तो नहीं पता इसका। ये वो वैसे ना वो बनाते हैं, वो क्लिक करते हैं ना तो वो उसमें आ जाता है। व्हाट्सएप पे ही होता है ऑप्शन। अच्छा पोल, ये कैसे पोल लगता है जी? ये किसी की ड्यूटी लगाए ना हमार, या आपने मुझे छोटा सा एक वॉइस मैसेज करना है, ये पोल लगेगा कैसे, तो मैं अभी लगा देता हूँ, ठीक है। तो उसमें अगर स्ट्रेंथ हुई तो मैं कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। क्योंकि सर असल में टीचर जो ग्लोबल के हैं ना, ये मतलब बहुत आउट क्लास किस्म के टीचर है ना। ग्लोबल में नॉर्मल बंदा तो होता ही नहीं है ना। मतलब बायो के जो टीचर हैं जिशान साहब, हो सकता है आप में से कुछ जानते भी हो, यूट्यूब पे उनके मैं लेक्चर लगा लूँ, उनके इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने स्टूडेंट हैं, मतलब उस बंदे की 47 एज होगी, ठीक है, और वेरी लॉन्ग लॉन्ग एक्सपीरियंस। तो मैं अगर उनको कहूँ कि ये इतने से पैसे हैं, वो नॉर्मली 1 घंटे के लिए जाते हैं तो 25-30 हज़ार रुपया या उससे भी ज्यादा चार्ज करते हैं। तो मैं फिर उनको बड़ी ऐसी कहूँ ना कोई चीज, तो वो बड़ा अजीब सा लगता है। इवन अब अक्सर जगहों पे ना जिस तरह बच्चे मुझे कहते हैं कि सर ट्यूशन पढ़ा लें, 15 हज़ार 18 हज़ार भी कहते हैं ना, मैं इनमें से किसी बंदे को कहता हूँ तो ये नहीं मानते। अब बच्चे अपनी जगह पे ठीक है, देखें मैं बैच स्टार्ट करता हूँ ना, मैं एक माइनर सी फीस रखता हूँ, 3 हज़ार या 2 हज़ार या 4 हज़ार जितनी भी है। तो मैं कोई इतनी ज्यादा फीस नहीं रखता, क्योंकि बैचेस है ना, 20-25 या 30 स्टूडेंट हो। जिस तरह आपका जो रेगुलर वाला ग्रुप है उसमें 87 स्टूडेंट है, और उससे पहले जो ग्रुप था उसमें जो है ना 81 स्टूडेंट थे, तो मेरे लिए तो वो एक क्लास भी ठीक होती है। लेकिन बाकी किसी बंदे को जब मैं हायर करता हूँ तो वो फिर एक स्टूडेंट होना, तो वो फिर कहते हैं नहीं नहीं जी इतने हो, फिर बच्चों पे बोझ बढ़ता है। तो बहरहाल ये मैं पोल आज लगाऊंगा, तो फिर जो है ना आपने ये हमारा आपने मुझे बताना है, मैं पोल लगाऊंगा। बायो वाले सर का चैनल नहीं है, चैनल कोई नहीं बनाता जी।
ये बड़ा मुश्किल काम है चैनल वाला, प्राइवेट सेक्टर में रह के चैनल नहीं बन सकता। मैं इसलिए चैनल चलाता हूँ क्योंकि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, मैं सुबह सिर्फ 2 क्लासेस देता हूँ, बाकी सारा टाइम वेला होता हूँ। तो प्राइवेट सेक्टर में रह के जो लोड होता है ना, एकेडमी की शाम की 4 क्लासेस या 5 क्लासेस, और कॉलेज की ना पूरे महीने की क्लासेस बराबर होती हैं। एकेडमी में बहुत लोड होता है, प्राइवेट कॉलेजेस में बड़ा लोड होता है, टीचरों की बड़ी तबाही निकालते हैं। तो वो बेचारे जो है ना वो नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल मैं ये पोल लगाता हूँ ना, मार आपने मुझे बताना है। तो अभी किसी को क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो जी, पूछ लें अभी। सर जी जी बेटा। सर मैंने ये पूछना था कि हमने ये तैयारी कहाँ से करनी है, गाइड से करें या आप जो नोट्स लेंगे वहां से? अच्छा देखें, तैयारी ये करनी है कि पहले, सबसे पहले आपने मेरे नोट्स सारे तैयार करने हैं। सबसे पहले नोट्स सारे पानी पानी करने हैं, कोई वर्ड नोट में से छोड़ना नहीं है। नोट्स अभी कंप्लीट नहीं है, अभी मैं ना चीजें इसमें अपडेट करता रहूंगा, ठीक है? जब कंप्लीट होंगे मैं आपको बता दूंगा। अभी इसमें ना माइनर वाले प्रैक्टिकल रहते हैं। नोट्स पहला स्टेप है, ये सारे याद करना है। उसके बाद ना फिर ये जो बुक मैंने भेजी थी ये आपने कर लेनी है, जो भी इसमें से हो सका। वैसे जब नोट्स करेंगे ना, बुक का 70% 80% हो जाएगा, और टेस्ट वगैरह रह जाएंगे, वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो पहले आपने नोट्स करने हैं, उसके बाद फिर ये वाली बुक करनी है। ये दो चीजें जब आप करेंगे ना, नोट्स करेंगे 80% बुक का हो जाएगा, और फिर जो 20% वो करेंगे ना, तो मेरे ख्याल में आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। और सर ये आप इसके लेक्चर अपलोड नहीं करेंगे? लेक्चर अपलोड होंगे ना, ये अभी जो रिकॉर्डिंग है ना, इसी के लेक्चर अपलोड करूंगा। मतलब यही अपलोड करेंगे, रिकॉर्डिंग अपलोड करेंगे? हाँ, रिकॉर्डिंग अपलोड करेंगे जी। सही सही। ठीक है। और कोई किसी का क्वेश्चन जी? ओके जी। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज जी, खुश रहें जी, आबाद रहें, और हंसते मुस्कुराते रहें जी। अल्लाह हाफिज।